नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इशू हम डिस्कस करेंगे। ये अफ़गानिस्तान का हम नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान का हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन न्यूज़पेपर्स अभी भी अफ़गानिस्तान को काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान, कोविड, ये देखो ओवर सैचुरेटेड टॉपिक्स हैं। अब 3 इश्यूज़ हम कौन से डिस्कस करेंगे? सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन, दूसरे नंबर पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस इन इंडो पैसिफिक रीजन और तीसरे नंबर पे इंडिया यूएस रिलेशंस इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंटरनेट शटडाउन से संबंधित है। इससे पहले कि हम आज का ये आर्टिकल डिस्कस करें, इंटरनेट शटडाउन से संबंधित पूरा बैकग्राउंड हम रिवाइज कर लेते हैं एक पुराने आर्टिकल की सहायता से। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, यूके बेस्ड एक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है जिसका नाम है टॉप 10 वीपीएन। इस ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2020 में इंडिया में जो इंटरनेट शटडाउन्स हुए उनसे इंडिया को ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट शटडाउन्स की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को 4 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और 4 बिलियन डॉलर्स में से 2.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान तो अकेले इंडिया को हुआ, यानी 70% नुकसान तो इंटरनेट शटडाउन्स की वजह से इंडिया को ही हुआ पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में देखो 2020 में ऑलमोस्ट 75 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया गया। इस ग्रुप की रिपोर्ट में स्पेशल मेंशन किया गया है कश्मीर का। अब तो कश्मीर में इंटरनेट रीस्टोर हो गया है, लेकिन जब कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया था, उसके बाद लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। 2G की सर्विसेज रही जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहले देखो हम रूल्स जान लेते हैं इंटरनेट शटडाउन से संबंधित। क्या रूल्स क्या हैं? कौन आदेश दे सकता है इंटरनेट शटडाउन का? देखो, इंटरनेट शटडाउन में इंटरनेट बंद करना, स्पीड कम करना, सोशल मीडिया के एक्सेस को रोकना या फिर कुछ वेबसाइट्स के एक्सेस को रोकना, सब आते हैं। मतलब सोशल मीडिया की वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं, ये भी इंटरनेट शटडाउन का एक फॉर्म है। तो देखो, इंटरनेट टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत सिर्फ यूनियन या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी जो हैं वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकते हैं। और जब वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश देंगे तो उनको रीजंस भी बताने होंगे कि इंटरनेट शटडाउन का आदेश क्यों दिया जा रहा है। लेकिन कई बार अगर सर्कमस्टांसिस बिल्कुल अनअवॉइडेबल हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी के द्वारा डेजिनेटेड जो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे बड़े लेवल के ऑफिसर हैं वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकते हैं। और देखो, हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को एक नोडल ऑफिसर डेजिनेट करना होता है जिससे सरकार डील करती है। उस नोडल ऑफिसर को सरकार कम्युनिकेट करती है कि भैया इंटरनेट शटडाउन कर दो इस जगह पे। समझ गए? तो हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को इसके लिए एक नोडल ऑफिसर डेजिनेट करना होता है जो सरकार के साथ कम्युनिकेट करता है। और देखो, जब यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी इंटरनेट शटडाउन का आदेश देते हैं, अगले ही दिन उनको ये आदेश एक रिव्यू कमेटी के पास भेजना होता है और वो रिव्यू कमेटी देखती है क्या ये इंटरनेट शटडाउन का जो आदेश पास किया गया है ये टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 5 क्लास 2 को कंप्लाई करता है या फिर नहीं करता है। अब क्वेश्चन उठता है, इस रिव्यू कमेटी में कौन होता है? अगर देखो सेंट्रल लेवल पे ऑर्डर पास किया गया है तो रिव्यू कमेटी में होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी। और स्टेट लेवल पे अगर ऑर्डर पास किया गया है तो रिव्यू कमेटी में होंगे चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब होम सेक्रेटरी के अलावा कोई और सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये लोग होंगे रिव्यू कमेटी में जो रिव्यू करेंगे उस आदेश को जिसको पास किया गया है स्टेट होम सेक्रेटरी के द्वारा इंटरनेट शटडाउन का। अब देखो, बात आती है आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ इंटरनेट शटडाउन। आप आसानी से बता सकते हो इंटरनेट शटडाउन क्यों किया जाता है। हेट स्पीच, फेक न्यूज़, इनको रोकने के लिए, या फिर कई बार पीस एंड पब्लिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, एकदम से लाल किले पर प्रोटेस्टर्स आ गए, बहुत बार दिल्ली में जैसे राइट्स हुए थे, तो सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। उस समय सरकार का फोकस ये होता है कि
ऐसी वीडियोस को या फिर फेक न्यूज़ को बढ़ने से रोकना, जिससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में सरकार का कहना था नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र हमने इंटरनेट सर्विसेज ढीली की हैं, मतलब 2G सर्विसेज चल रही थी, शुरू में इंटरनेट बंद था, बाद में 2G सर्विसेज काफ़ी समय तक रही, तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला सरकार देती है। उसके बाद काफ़ी बार व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर अफवाहें फैलती हैं। उन अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए, जैसे बेंगलोर में कुछ समय पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ अफवाहें फैली थी, तो उन अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन सरकार के द्वारा लगाया गया था। ये रीजन्स हैं, आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो, थोड़े आपस में मिक्स्ड रीजन्स हैं, लेकिन आप अलग अलग पॉइंट बना के लिख सकते हो। जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक पॉइंट है, नेशनल सिक्योरिटी एक पॉइंट है, ये रूमर्स एक पॉइंट है, तो अलग अलग पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं शटडाउन्स के अगेंस्ट? ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, क्योंकि देखो अब तो राइट टू इंटरनेट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे दिल्ली में इंटरनेट शटडाउन हुआ और इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी न जाने कितने स्टार्टअप्स ने काम करना बंद कर दिया, इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स, न जाने कितनी एप्लीकेशंस ने गूगल प्ले स्टोर पर काम करना बंद कर दिया या फिर ठीक से वो काम नहीं कर पाई इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से। नेक्स्ट, फेल्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अभी तक देखो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से सरकार अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेती है, यानी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे पता लगे कि हाँ सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया हो इंटरनेट शटडाउन की वजह से या फिर अफवाहों को फैलने से रोक लिया हो। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इंटरनेट शटडाउन की काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी सारी सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये ठीक से सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाती। इवन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी एग्रीकल्चर से संबंधित अवेयरनेस सर्विसेज जो सरकार प्रोवाइड करती है किसानों को, वो भी बाधित होती हैं, उनमें भी डिसरप्शन आता है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। सुप्रीम कोर्ट का क्या कोई जजमेंट है इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये कहा था कि आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, और अगर इंटरनेट को आप शटडाउन करते हो तो ये फंडामेंटल राइट एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। तो कोर्ट ने कहा था इंटरनेट शटडाउन के जो आदेश हैं उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, और इवन इंटरनेट शटडाउन की वजह से ट्रेड करना भी मुश्किल हो जाता है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ये भी बाधित होता है। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो सरकार को हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इंटरनेट शटडाउन करने के अलावा भी कोई दूसरा अल्टरनेटिव मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंश्योर करने में या फिर पब्लिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। गवर्नमेंट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना चाहिए कि हाँ सिचुएशन तो इंप्रूव हो गई, नुकसान इससे कितना हुआ। इस दृष्टिकोण से हमेशा सरकार को दूसरे अल्टरनेटिव्स खोजने चाहिए। वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इंटरनेट शटडाउन को पहले से कंसिडर करना चाहिए, ताकि वो बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें अपने बिजनेस को। इसके अलावा देखो सरकार को रीजंस बताने चाहिए ताकि जनता भी स्क्रूटिनाइज कर सके कि क्या आर्गुमेंट्स दिए गए सरकार ने, मतलब इंटरनेट शटडाउन करते वक्त क्या दूसरे अल्टरनेटिव्स को उस समय सोचा गया था, कितने समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा, सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ जुडिशरी बल्कि जनता भी इन डिसीजंस को आसानी से स्क्रूटिनाइज कर सके। तो इस प्रकार से हमने इंटरनेट शटडाउन से संबंधित इशू रिवाइज कर लिया। आज के इस आर्टिकल में जो मुख्य पॉइंट्स बोले जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। राइटर कहते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 10 जनवरी 2020 को अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की जजमेंट में ये बोला था कि राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, और अगर सरकार राइट टू इंटरनेट पर कर्ब लगाती है यानी इंटरनेट को शटडाउन करती है तो ये सिर्फ टेम्परेरी होना चाहिए, स्कोप में लिमिटेड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जब भी सरकार इंटरनेट को बंद करे उससे पहले सरकार ऑर्डर जरूर पब्लिश करे कि हमने इस ऑर्डर के तहत इंटरनेट को शटडाउन किया है। बट देखो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बावजूद इंडिया में शटडाउन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। हाल ही में हुर्रियत के लीडर गिलानी की जब डेथ हुई तो जम्मू एंड कश्मीर में शटडाउन किया गया। हरियाणा में फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेके 5 जिलों में इंटरनेट शटडाउन किया गया। और सरकार देखो कई बार
ऑर्डर तो पब्लिश कर देती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो ऑर्डर वायरल होता है, सरकारी वेबसाइट्स पर, और वो ऑर्डर फिर भी नहीं मिलता। अब आपके मन में आया होगा, ऑर्डर देखकर जनता कर भी क्या लेगी जब इंटरनेट शटडाउन हो गया? देखो, ऑर्डर जब होगा तभी तो उस ऑर्डर के खिलाफ में कोई कोर्ट में जा सकता है ना, अदरवाइज तो कोई कोर्ट में जाके क्या बोलेगा? ऑर्डर ही नहीं है। सरकार बोलेगी ऑर्डर दिखाओ कि कोर्ट बोलेगी ऑर्डर दिखाओ कि सरकार ने इंटरनेट शटडाउन किया है, तो पिटिशनर ऑर्डर दिखाई नहीं सकेगा कि देखो ये ऑर्डर है, सरकार ने शटडाउन किया है। ऑर्डर नहीं दिखा पाएगा पिटिशनर, तो कोर्ट बोलेगी आप तो हवा में बातें कर रहे हो, सबूत ही नहीं है कि सरकार ने इंटरनेट शटडाउन किया है या फिर नहीं किया है। तो सरकार बहुत चालाक है, या तो ऑर्डर पब्लिश करती नहीं है या फिर छुपा के पब्लिश करती है, मतलब वो दिखाती नहीं है जनता को कि देखो हमने ऑर्डर पब्लिश कर दिया है। वो ऑर्डर बाद में रिलीज किया जाता है जब रिस्ट्रिक्शंस हटा ली जाती हैं। और देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बेशक अपनी जजमेंट में ये अच्छी अच्छी बातें बोली थी अनुराधा भसीन वाली में, लेकिन दिक्कत पता क्या है? जैसे आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 66A है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। बट काफ़ी बार हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि लोकल लेवल पे जो पुलिस होती है ना, दे आर टोटली अनअवेयर। उनको पता ही नहीं है कि भैया सेक्शन 66A जो है वो तो ख़त्म किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और तो और चलो पुलिस तो आप छोड़ो, लोकल लेवल पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, मतलब एज्यूम कि आप आसानी से कर सकते हो, मजिस्ट्रेट तो कम से कम उनको कानूनों के बारे में सारी जानकारी होगी। इवन वो भी जब पुलिस कस्टडी लेती है ना इस सेक्शन के आरोप में, वो भी अलाउ कर देते हैं लोकल लेवल पे मजिस्ट्रेट भी। यानी लोकल लेवल पे मजिस्ट्रेट को ही नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो उसी प्रकार से अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट बेशक दे दी, लेकिन लोकल लेवल पे पुलिस ऑफिसर्स को पता ही नहीं है। पता होगा तो वो ध्यान से करते नहीं होंगे या फिर जानबूझ के इसे कंप्लाई नहीं करते, जो भी है। तो राइटर सजेस्ट करते हैं इसे आप कानून की शक्ल दे दो। जब आप इसे कानून की शक्ल दोगे ना, तो फिर सभी पुलिस ऑफिसर्स को, लोकल लेवल पे मजिस्ट्रेट्स को इसके बारे में पता होगा और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंटरनेट शटडाउन नहीं करेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेट शटडाउन से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ दिनों पहले की ये बात है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 टॉक्स ऑर्गेनाइज हुई। 2+2 टॉक्स में क्या होता है, जब देखो दो देशों के बीच ये 2+2 टॉक्स ऑर्गेनाइज होती हैं, तो दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर प्लस में फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मुलाकात करते हैं। आर्टिकल में कहा जाता है दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में पीसफुल विजन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रहे हैं दोनों देश मिलके, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को पीसफुल बनाया जा सके। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सम्मान हो। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सम्मान की बात देखो इसलिए है क्योंकि चाइना जो है वो बहुत बार अपनी मनमानी करता है, एग्रेसिवनेस शो करता है कि कुछ जो शिप्स हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकते, ये चाइना का सी है, चाइना का वाटर है, ऐसा क्लेम चाइना करता है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आए हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो एग्रेसिवनेस है इसे काउंटर किया जा सके। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए, इन चारों देशों ने तो मिलकर क्वाड का भी निर्माण किया है इसी उद्देश्य के लिए। जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की जब मीटिंग हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच इससे पहले बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। तो इस मीटिंग में इस पार्टनरशिप को इन्हेंस करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की गई थी। आज देखो दोनों देशों के बीच बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारे इश्यूज़ पर आपस में कोलैबोरेशन होता है। दोनों देश मिल के रणनीति बनाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश होने के बाद अब तो देखो 2+2 डायलॉग भी पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ दोनों देशों के बीच। तो ये सब चीज़ें बताती हैं दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस हैं वो पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ हैं, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर ये ग्राफ आप बनाओगे ना तो रिलेशन इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद राइटर के द्वारा मालाबार नेवल एक्सरसाइज की बात की जाती है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में आज के समय में 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। 2021 में जो एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ उसमें इंडिया की तरफ से कौन से शिप्स गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन से शिप्स गए, ये सब बातें बताई गई हैं जो कि एग्जाम में लिखने लायक नहीं हैं। ट्रेड की बात की जाती है। इसके बाद पिछले कुछ सालों में ट्रेड में रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिली है। 2020 में दोनों देशों के बीच 2 वे ट्रेड हुआ $24.4 बिलियन।
इंडिया की इकोनॉमी देखो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, और इंडिया की इकोनॉमी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे अब देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी मजबूत हो रहा है, हमारे देश की मार्केट बहुत बड़ी है, और ऑस्ट्रेलिया देखो हमारा एक बहुत बड़ा वैल्यूड पार्टनर है। दोनों देशों की वैल्यूज़ देखो सेम हैं, दोनों देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, दोनों रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं, जहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सम्मान हो। इंडो पैसिफिक रीजन में जो कम्युनिकेशन की सी लेन्स हैं वो सुरक्षित रहें, सबके लिए ओपन रहें। दोनों देश जो हैं ये भी चाहते हैं कि चाइना जो है जिस प्रकार से अपनी मनमानी कर रहा है इससे बाज आए। मतलब दोनों देशों के लिए चाइना एक थ्रेट है। दोनों देश काफ़ी सारे एरियाज में मिलके कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब ट्रेड रिलेशंस बहुत सारे डोमेन्स में मजबूत हो रहे हैं, जैसे एग्री बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एनर्जी एंड माइनिंग, एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और फिनटेक। दोनों देश काम कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जा सकें। पिछले महीने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी इंडिया की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर के द्वारा। दोनों देशों ने कहा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द ही एक बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो सकता है, लेकिन ये एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट होगा। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में जिन जिन मुद्दों पर सहमति बन गई है कम से कम उनसे संबंधित तो एग्रीमेंट अनाउंस कर दिया जाए, और अभी जिन चीज़ों को लेके डिस्प्यूट है उनको इस एग्रीमेंट से बाहर रख दिया जाए। जैसे मतलब जितनी फसल पक गई है, तैयार है, कम से कम उसको तो काट लिया जाए। ये मतलब होता है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट का। इसके बाद राइटर कहते हैं दोनों देशों को देखो कुछ इश्यूज ट्रेड के डोमेन में रिजोल्व करने की आवश्यकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है तो हाई टैरिफ लगता है। इवन इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से जब डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो टैरिफ काफ़ी ज़्यादा लगता है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपोर्टर हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। एट द सेम टाइम इंडिया ये कहता है कि हम जब ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे देखो कोटा लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर क्वालिटी संबंधित बहाना बना के आपने इंडिया से माल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, बोला कि आपके माल में क्वालिटी की कमी है, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है। इवन ऑस्ट्रेलिया की लेबर मार्केट में इंडिया के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं, ये भी इंडिया की शिकायत है। लास्ट में कंक्लूजन में समराइज करते हुए कहा जाता है दोनों देशों का वैल्यू सिस्टम सेम है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं। अब तो 2+2 डायलॉग के तहत पहली बातचीत भी हुई। जल्द ही दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर भी आपस में मुलाकात कर सकते हैं। इससे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा गहरी होगी और नए नए क्षेत्र खुलेंगे कोलैबोरेशन के लिए। वैसे दोनों देश मिलके दूसरे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया, जापान, फ्रांस, इनके साथ भी ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क में बातचीत कर रही हैं। तो आगे दोनों देशों के बीच स्कोप काफ़ी ज़्यादा है कोऑपरेशन का। और जो ये क्वाड है ना, जिसमें 4 देश हैं, क्वाड को एक्सपेंड भी किया जा सकता है, यानी क्वाड प्लस बनाया जा सकता है जिसमें और भी देश शामिल हों। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज के इशू पर इंडिया और यूएसए के बीच कोऑपरेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमेशा से इंडिया की पोजीशन ये रही है क्लाइमेट चेंज के इशू पर, हम इस इशू को लेकर सीरियस हैं। पहली चीज़, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में जो इंडिया ने कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स को अचीव करने की दिशा में इंडिया काफ़ी आगे है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इंडिया ये भी कहता आया है कि देखो हिस्टोरिकली हम जिम्मेदार नहीं हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज जिम्मेदार हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट किया है, वो कार्बन एक्यूमुलेट होके आज के समय में जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इंडिया क्लाइमेट चेंज को कम करने की दिशा में ऑलरेडी अच्छे स्टेप्स उठा रहा है, बट हमें ये कहना कि जो बाकी देश कर रहे हैं वो भी हम करें, ये सही नहीं है। जबकि देखो यूएसए जैसे बड़े देश अब ये चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी मेजर कंट्रीज अब नेट जीरो स्टेटस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। जैसे चाइना ने कहा है 2060 तक हम नेट जीरो स्टेटस हासिल कर लेंगे, यानी जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने
2050 तक की बात बोली है, जैसे यूएसए ने, यूरोप के कुछ कंट्रीज ने, कि 2050 आते आते हम नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि बाकी देशों की तरह इंडिया भी अपने कोई टारगेट बोले कि हम 2050 तक या फिर 60 तक इंडिया भी नेट जीरो स्टेटस को अचीव करेगा। अभी तक तो इंडिया ने ये पब्लिकली अनाउंस किया नहीं है। देखने वाली बात होगी कि इंडिया नेट जीरो स्टेटस टारगेट को अनाउंस करता है या फिर नहीं करता है। अभी यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी इंडिया में आए हुए हैं। उन्होंने इंडिया को कहा है कि देखो, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हम फाइनेंस देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, तो इंडिया को भी इस नेट जीरो के स्टेटस को अब अनाउंस करना चाहिए। वैसे देखो, इंडिया का भी एक टारगेट है, 2030 से पहले हमें 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो इस दिशा में यूएसए इंडिया की हेल्प कर सकता है फंडिंग देके। तो ये अच्छी बात होगी इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2000 पार्टनरशिप को सार्थक करने की दिशा में। मतलब कि अगर यूएसए हमें फंडिंग देता है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो पार्टनरशिप साइन हुई थी ना, ये वाली इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, ये और ज़्यादा मजबूत होगी। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो, इंडिया को सभी स्टेट्स को भी हेल्प करनी चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज संबंधित जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होती रहती हैं, जैसे कभी बादल फट गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो इन सब के नेगेटिव इम्पैक्ट से विभिन्न देश निपट सकें, अपने आप को अडॉप्ट कर सकें एक तरफ, और दूसरी तरफ एमिशंस को मिटिगेट कर सकें। इस दिशा में सेंटर को विभिन्न स्टेट्स की मदद करनी होगी। देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो है मिटिगेशन, मतलब एमिशंस को मिटिगेट करना यानी कम करना। दूसरी है एडेप्टेशन, मतलब थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज तो होगा ही, जिसकी वजह से नेगेटिव वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगी, तो उससे एडजस्ट करना। जैसे कोस्टल एरियाज में पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो इस चीज़ से एडजस्ट करना कि हाँ, पानी का लेवल अब बढ़ चुका है, इससे दिक्कतें पैदा होंगी, अब इससे एडजस्ट करना। उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। जैसे बाढ़ है, बाढ़ ज़्यादा आ रही है आजकल, तो पहले से तैयार रहना, ये एडेप्टेशन है। एक और एग्जांपल देखिए, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाती है या फिर कई बार बहुत समय तक बारिश होती नहीं है, तो ऐसे सीड्स होने चाहिए जो इस प्रकार के वेदर इवेंट से एडजस्ट कर सकें। अगर ऐसे सीड्स हम डेवलप करते हैं तो मतलब हम क्लाइमेट चेंज से अब अडेप्ट कर रहे हैं। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो, इंडिया अपना 2015 का पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट दिशा करने को अचीव करने की दिशा में तो काफ़ी आगे हैं। जैसे इंडिया ने ये बोला था कि 2030 तक हम 33 से लेकर 35% जो एमिशन है 2005 के लेवल से उसको कम कर देंगे। 21% एमिशन को अभी तक हम कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी हमने ये बोला था कि 2030 आते आते 40% रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में प्रोड्यूस होगी, टोटल जितनी होती है उसका। अब हम टोटल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे देश में उसका 37.9% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बस आवश्यकता ये है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जब आती है ना, उनसे निपटने के लिए पहले प्रिपरेशन की जाए ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। इसके लिए लोकल लेवल पे प्लानिंग, फंडिंग, पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए। लो कॉस्ट इंश्योरेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ जाती है तो प्रॉपर्टी का नुकसान भी ना हो लोगों को। अगर लो कॉस्ट इंश्योरेंस उन्होंने अवेल करवा के रखा होगा तो उन्हें जो भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसका पैसा मिल जाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, इंडिया यूएस रिलेशंस किसके संदर्भ में, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।